चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इनके कवि परिचय देख लेते हैं। संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण है और इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिला और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ एक गांव है सितावा दियारा नाम से, वहीं पे हुआ था। इनके बचपन का नाम बॉल बताया जाता है और उनको ना जेपी के नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ साथ एक लोक नायक है, उनके नाम से भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इनके माता का नाम फुलरानी देवी बताया जाता है, पिता का नाम हर्षुदयाल और पत्नी प्रभावती देवी बताया जाता है। शुरू में तो वो अपने गांव में ही पढ़े, अपने घर पे ही पढ़े, लेकिन फिर वो जो है वो पटना आए तो पटना कॉलेज में भी एडमिशन कराए। उसके साथ साथ वो असहयोग आंदोलन जब हो रहा था तो वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए थे। लेकिन 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति करने के लिए वो अमेरिका भी गए और अमेरिका में वो मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा भी ग्रहण किए। लेकिन मम्मी का तबीयत उसका सही नहीं था, जिस कारण से उसको जो पीएचडी छोड़ के अपने देश भारत आना पड़ा। आते ही वो 1929 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हुए और 1932 ईस्वी में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस टाइम वो जेल भी गए और जब जेल से बाहर आए तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो रहा था, उसमें वो अहम भूमिका निभाए। फिर वो आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन में भी योगदान दिए। 1954 ईस्वी में उन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। उसके बाद 1974 ईस्वी में जब छात्र आंदोलन चल रहा था उसका ये नेतृत्व भी किए और जब पूरे देश में आपातकाल लगा हुआ था उस दौरान वो जेल भी गए और इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ है। इनको ना 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला था और 1998 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। वे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी भी लिखे हुए हैं। उसके साथ साथ कुछ कविता भी और डायरी और निबंध भी कुछ लिखे हुए हैं। ये जो चैप्टर दिया गया है वो आपको 5 जून 1974 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी भाषण दिए हुए थे अपना ही पटना के गांधी मैदान में, उसी का एक छोटा सा प्रारूप है। जबकि इनका पूरा भाषण ना जनमुक्ति नाम का एक पुस्तक है उसमें दिया गया है। यह भाषण जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी का जो सत्ता था उस टाइम में उसको उखाड़ फेंकने के लिए दिए गए थे। जब से इनकी सरकार बनी है ना, गरीबी हटने की जगह गरीबी बढ़ती जा रही है। और क्या क्या जयप्रकाश नारायण बोलते हैं लाइन बाय लाइन देखते हैं। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था। सुनाना तो वो चाहते थे, मुझसे पूछा गया कि यह कविता सुना दे या नहीं सुना दे। मैंने स्वीकार किया, लेकिन इससे मुझे एक बात याद आ गई। जब हम वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुए थे तो जाते समय ना मद्रास में 2 दिन अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुके हुए थे। वहाँ हमसे मिलने के लिए दिनकर जी आए हुए थे, जी रामधारी सिंह दिनकर और गंगा बाबू। वैसे गंगा बाबू तो मेरे मित्र थे, सहपाठी थे, मेरे साथ तो रहते थे, रूममेट थे। लेकिन वैसे तो वो शुरू में बहुत कविता सुनाए, लेकिन वो बोले कि ये जो तुम आंदोलन शुरू किए हो हमको बहुत आशा है तुमसे। अरे हमको तो छोड़ो, जनता को आशा है, बच्चे को आशा है, छात्र को आशा है, गरीब को आशा। नहीं, ताली मत बजाइए, चुपचाप मेरी बात सुनते रहिए। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनिएगा, लेकिन जो विचार मैं आपसे कहूंगा वे विचार हुंकारों से भरे होंगे। क्रांतिकारी के विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए आपको बलिदान देना पड़ेगा, कष्ट देना पड़ेगा, गोली और लाठियों का सामना करना पड़ेगा, जेलों में जाना पड़ेगा, आपको जमीन की कुर्की होंगी। यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। यह कोई विधानसभा का विघटन नहीं है कि एकदम सरकार गिरा दी बस हो गया। नहीं, हमें जवाहरलाल नेहरू के विचार पे चलना पड़ेगा। जो चाहते थे वो हमें उस देश को बनाना है। कितने लोगों ने बलिदान दिया आज़ादी में, भगत सिंह की बात करें, उसके साथी की बात करें, बंगाल के साथी की बात करें, उन लोगों का जो विचार था, वो लोग जिस तरीके का देश चाहते थे उस तरीके का देश बनाएंगे हम लोग। लेकिन आज 27-28 वर्ष हो गया है, स्वराज प्राप्ति के 27-28 वर्ष हो गया, जिसमें आपको जनता कर आ रही है। भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचारी है, कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं होता है। चाहे बात करें सरकारी दफ्तर में, बैंक में, हर जगह टिकट लेना पड़ता है और टिकट बिना रिश्वत के होता ही नहीं है। अरे हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दबती जा रही है। शिक्षा संस्था भ्रष्ट होते जा रही है, हजारों नौजवान का भविष्य अंधेरे में पड़ती जा रही है, जीवन उनका नष्ट होते जा रहा है। शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन गुलामी की शिक्षा। अरे ऐसी शिक्षा पाकर दर दर की ठोकरें खाती है। नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती है, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीब तो और गरीब होते जा रहा है। हाँ, भले ही इंदिरा गांधी नारा देती है गरीबी हटाओ के, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। तो मित्रों, आज की स्थिति यह है। आज जिस दिन हमसे मिलने आए थे दिनकर जी, दिन में तो मिले, लेकिन रात में ना वो आपको रामनाथ गोयनका जो थे, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, उनके जी घर पे जो मेजबान के लिए गए थे।
रात में दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ गया। 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचा दिया गोयनका जी ने। जी हाँ, 3 मिनट में। विल्डिंग और नर्सिंग होम उसको शायद बोलता है, तो वहीं पे पहुंचा दिया गया। पटना का अस्पताल होता तो 3 घंटा में भी पहुंच नहीं पाता। पहुंच पाता तो डॉक्टरे का पता नहीं होता। डॉक्टर अगर मिल भी गया तो दवाई नहीं मिलेगा। तो ये हालत है पटना का। लेकिन दिनकर जी को हम बचा नहीं पाए। आज हमको 2 आदमी का कमी महसूस हो रहा है। एक तो बेनीपुरी जी का। अरे वो जिस तरीके से भाषण देते हैं, एक एक शब्द अंगारे के भरे रहते हैं। अरे आप लोगों के अंदर अलग जोश भर देते अगर वो भाषण देते, अगर वो जिंदा रहते तो। और रामधारी सिंह दिनकर, उनकी कविता एक अलग अर्थ से भरा रहता है, एक अलग गंभीरता से भरा रहता है। तो मित्रों, ये स्मृति जगी है, इनका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधे पर आई है और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग कर नहीं लाया हूँ। जबकि यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किए हुए थे। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह ले लीजिए। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप लोग नई पीढ़ी के लोग हैं। देश का भविष्य आपके हाथों में है, उत्साह है आपके हाथों में, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर। आप नेता बनिए, मैं आपको बहुत होगा तो सलाह दूंगा। तो छात्र उस पर बोलता है कि जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व करना होगा। मैं तो टालता रहा, लेकिन अंत में हमने मान लिया उन लोगों का बात। आप लोगों से अनुरोध है कि मुझे सिर्फ नाम के लिए नेता मत बनाइए कि जयप्रकाश नारायण नेता है। और कोई इधर से ये बात बोले, कोई इधर से ये बात बोले, और अगर कोई ऐसा करता है तो हम कल के कल नेतृत्व छोड़ देंगे। मैं सबका सलाह लूंगा। तालियां नहीं, बात सुनिए, बात समझिए आपकी। हम सबका बात सुनेंगे, पहले बात सुनिए मेरा। छात्र का सुनेंगे, बच्चे का सुनेंगे, किसान का सुनेंगे, अमीर का सुनेंगे, गरीब का सुनेंगे, सबका बात सुनेंगे, लेकिन फैसला मेरा होगा। तभी यह क्रांति सफल हो सकेगी, नहीं तो क्या अपने में बिखर जाएंगे और नतीजा तो आप जानबे करते तब क्या होगा। बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। 1921 ईस्वी के जनवरी महीने में इसी पटना कॉलेज में हम ISC के विद्यार्थी थे। हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे। वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे, मुझे भी छात्रवृत्ति मिली थी। सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे उस समय के विद्यार्थी में। और सब हमने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन किया। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीता। चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मित्र या मंत्री बोलिए, जो भी बोलिए, मथुरा बाबू, जिसके जमाता अर्थात के जमाई बाबू फूलदेव सराय वर्मा थे, उनके पास भेज दिया गया हमको कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ भी हो, थोड़ा बहुत जो भी है कुछ सीख लो। लेकिन जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे और स्वामी सत्यदेव आए हुए थे और एक दिन भाषण दे रहे थे अमेरिका के बारे में, तो वो बता रहे थे क्या कि जो लोग गरीब है ना, ज़्यादा पैसा नहीं है जिसके पास, किसान है जो, वो अमेरिका में जाके पार्ट टाइम जॉब कर करके पढ़ सकता है। और उस दिन से हमको ये बात याद था कि अमेरिका ऐसा देश है ना जहाँ पे पढ़ाई भी कर सकते हैं और आप काम भी कर सकते हैं। इसलिए मैं अमेरिका गया। हाँ, अमेरिका गया। कुछ लोग हैं जो हमें पता नहीं हम उनको किस नाम से पुकारें। आज तक वो हमको गाली दे रहा है। कितनी गाली मुझे दे रही है वो हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए। सब लोग बोलता है कि अमेरिका गया था पढ़ने के लिए, इसीलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूं। वो बोलते हैं क्या, निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, ये नारा लगाते हैं ये लोग मित्रों। लेकिन वे सब ये नहीं जानते हैं कि हम अमेरिका गए हुए थे। अमेरिका के बागानों में काम किए, हम कारखानों में काम किए, लोहे के कारखानों में काम किया, जहां जानवर मरे जाते हैं ना उस कारखाने में काम किए हैं। तब जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे हम। छुट्टी जब मिलती थी और बच्चा सब छुट्टी मनाता था, लेकिन हम दूसरी जगह काम करते थे। पैसा बचे उसके लिए 3-4 बच्चा एक साथ रह के एक रूम में रहते थे। ऐसा नहीं था कि हम संडे मनाते थे। रविवार की जब छुट्टी होती थी ना, तो हम 1 घंटा रेस्टोरेंट में जाकर बर्तन मांजते थे। होटल में जाके हम वेटर का काम करते थे। और हम ऐसे कर करके पढ़ाई लिखाई किए पूरा। लेकिन उतना तो छोड़िए, अगर मान लीजिए और टाइम रहता था या फिर मान लीजिए कुछ करने का मन नहीं होता था, उस टाइम हम जाके ना जूता साफ करते थे। सुशाइन पार्लर था, वही पार्लर में जाके काम करते थे। होटल में जाके कमोड साफ किए हुए हैं हम, लेकिन कोई नहीं जानता ये सब बात। हाँ, ये सब जो बैठे हुए मेरे साथ में वो सब जानते हैं जरूर ये बात, लेकिन जनता लोग नहीं जानता है। और हमको लोग दलाल कहता है। हम अमेरिका किस लिए गए थे? पढ़ने के लिए गए थे। किस तरीके से पढ़े वो ये लोग नहीं जानते।
लेकिन हाँ, जब हमने बीए पास किया तब हमारा हालत थोड़ा सही हुआ। स्कॉलरशिप भी मिल गया और 3 महीने के बाद असिस्टेंट भी बन गए हम। ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग का स्थिति सही होने लगा। और उसी टाइम 1924 में जब लेनिन मरे हुए थे, हम भी मार्क्सवादी 1924 में बन गए थे। यहाँ पर मार्क्सवादी का अर्थ हुआ क्या कि ये लेनिन के द्वारा जो है ना चलाया गया एक विचारधारा था। इस विचारधारा में ये था कि जो गरीब है ना, जो नीचे तबके के लोग हैं ना, उन लोगों को जो है ना ऊपर उठाना है, भले वो किसी जाति को, किसी धर्म को, डजंट गिव मैटर। वो मार्क्सवादी मतलब ऐसा समझिए कि जो गरीब का साथ दे। तो वही बोलते हैं क्या, 1924 ईस्वी में लेनिन मरे थे, लेकिन हम उसी साल से हम भी मार्क्सवादी बन गए थे। अर्थात क्या, हम भी गरीब, जो गरीब तबके के लोग था उसका सहारा बन गए थे हम। मित्रों, मैंने जो लेनिन से सीखा था वो यह सीखा था कि जो गुलाम देश होते हैं, वहाँ के जो कम्युनिस्ट है, उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने आप को अलग नहीं रखना चाहिए। और उस लड़ाई को जो है मार्क्सवादी भाषा में बुर्जुआ क्लास बोला जाता है, ये याद रखिएगा। आगे, अरे कुछ दिन पहले हमसे गफूर साहब मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। इतना तो छोड़िए, चंद्रशेखर बाबू भी आए थे और दीक्षित जी भी आए हुए थे। और वो सब हमको क्या शिक्षा दे रहा था, डेमोक्रेसी का सबक सिखा रहे थे, कि लोकतंत्र की शिक्षा दे रहे थे कि लोकतंत्र क्या है। हमको सिखा रहे थे ये सब। क्या सिखा रहे थे कि क्यों विरोध कर रहे हो सरकार का, आ जाओ ना कांग्रेस में फिर से। ये सब अच्छी बात नहीं है, तुम भी सरकार के खिलाफ काहे बोल रहे हो, आ जाओ कांग्रेस में शामिल हो जाओ। हमसे बोल रहा था ये। देखिए आप लोग, देखिए ये जो लोकतंत्र की शिक्षा देते हैं हमको दे रहे लोकतंत्र की शिक्षा, इनकी हरकत हम अभी आपको बता रहे क्या क्या है। ये जो इतना शांति में प्रदर्शन हो रहा है, शांति में जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं ना, देश के कोने कोने से आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल से आ रहे हैं, कोई ट्रेन से आ रहे हैं। उन सबको रोका जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। बोलता है इस रास्ते से मत आओ, इस रास्ते से मत जाओ, ऐसा बोला जा रहा है। अरे जो ट्रेन में बैठते हैं ना, अगर टिकट भी रहता है ना तो उसको निकाल देता है, उतार देता है। ये लोग, इनकी सरकार है, पुलिस इनकी है, सब कुछ इनकी है, ऐसे करते हैं ये लोग। उसके बाद हमको शिक्षा दे रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है क्या नहीं, हमको शिक्षा देने आ रहे हैं। उसके साथ साथ वो बोलते हैं कि सरकार के खिलाफ मत बोलो, आ जाओ ना तुम भी सरकार में। अरे ये जो लाखों की भीड़ है, अरे हम इसको पेट्रोल दिए आने के लिए, पैसा दिए हैं नहीं ना, लेकिन वो आ रहा है। क्यों आ रहा है, उसको उम्मीद है हमसे, इसलिए वो आया हुआ है कि जयप्रकाश नारायण एक दिन हम लोग का भविष्य बदलेगा, एक दिन हम लोग का बात सुनेंगे। इसीलिए आप लोग आए हुए हैं, इसीलिए इतना तादाद आया हुआ है। लेकिन जैसे पुलिस देखता है ना, इसकी सरकार देखता है ना, सबको मारना शुरू कर देता है। एक चीज बताइए आप लोग, कल का जो रिपोर्ट पढ़े होंगे आप लोग, न्यूज़पेपर तो पढ़े होंगे ना, मुजफ्फर की रिपोर्ट जो है उनकी अखबारों में देखे हुए हैं कि पूरे प्रदेश और सारे डिवीजन में क्या हुआ है। अरे शर्म नहीं आती इन लोगों को, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। डेमोक्रेसी में जनता कोई अधिकार नहीं है कि शांतिपूर्ण सभा कर सके, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सके, नहीं है। अरे चाहे तो राज्यपाल के यहाँ जो है लाखों की तादाद में जा सके, असेंबली के सामने जाए, उनका पूरा अधिकार है। हाँ, हिंसा करे तब दूसरी बात है, लेकिन हिंसा तो नहीं कर रहा है, कोई मारपीट तो नहीं कर रहा है, तो उसको अधिकार है ना सभा करने का। लेकिन देखिए वो सब क्या कर रहा है। अभी एक पुलिस के उच्च अधिकारी आए हुए थे, भाषण देने से पहले हमसे बात किया, और क्या कर रहे थे, हम नाम नहीं लेंगे उनका, लेकिन वो क्या कर रहे थे कि वो दीक्षित जी के मुंह से सुने थे क्या कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार तो जल गया होता। जब आप लोग सब ये जानते हैं फिर भी आप लोग ये कर रहे हैं। अरे ये देश किसका है, ये जो राज्य है, राजधानी है, पटना है, वो किसका है, जनता का है ना, आप लोगों का तो नहीं है। आप लोग किसके प्रतिनिधि है, शासक के प्रतिनिधि है कि जनता के प्रतिनिधि है, फिर आप लोग क्यों रोक रहे हैं इसको। ये पुलिस वालों का देश है कि जनता का देश है, अगर जनता का देश है तो पुलिस वाला क्यों रोक रहा है। अरे डूब जाना चाहिए इन लोगों को, ऐसी नीचता का व्यवहार करता है। अरे बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, नहीं करना चाहते कठोर शब्द का, लेकिन हम भी मजबूर हैं। अगर कोई डेमोक्रेसी के दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांति में कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। यह हमारी डेमोक्रेसी है। बस इसी डेमोक्रेसी को तो हम बदलना चाहते हैं। जयप्रकाश नारायण, छात्र, युवक या जितने भी लोग हैं सब बदलना चाहती है। तो मित्रों, आप लोग उमाशंकर जी दीक्षित को जानते होंगे जी, वही जो 1932-33 का आंदोलन हुआ था तो अंडरग्राउंड हो गए थे बम्बई में, हम ही उसको करवाए थे, हम ही उसका मदद किए हुए थे। जिसको सदानंदन जी जो कि फ्री प्रेस के मालिक है, वो उसको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहते हैं। हमको भी कुछ कुछ कहे हुए पदवी दिए थे, लेकिन हम अपना प्रशंसा नहीं करना चाहते हैं। सोचिए ये जो दीक्षित जी है मेरे कितने घनिष्ठ मित्र थे, अंडरग्राउंड के टाइम में हम ही सबसे ज़्यादा उसका मदद किए हुए थे। ऐसा कुछ दोस्त जिसको हम भी जानते हैं और किसी को हम जानते भी नहीं है, वो सब आते हैं मेरे पास और कहते हैं क्या,
आप ना इंदिरा गांधी से जो है ना मेल मिलाप कर लीजिए ना, उसके पार्टी में चले जाइए ना। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। हाँ, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या कोई भी हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत करेंगे, जो नीतियाँ गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वो कोई भी करे, हम उसका विरोध करते रहेंगे। अरे हम अभी से विरोध कर रहे हैं। महात्मा गांधी को तो जानते होंगे, बापू के टाइम से हम विरोध कर रहे हैं। अगर बापू का भी कोई चीज़ हमको पसंद नहीं आता था, हम मुंह पे बोलते थे और वो बुरा भी नहीं मानते थे। वो हमको पास में बैठाते थे और समझाते थे कि देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है। जब हम बापू का विरोध कर सकते हैं, लाल बहादुर जी का भी हम विरोध किए हैं। जब कश्मीर का मामला आया था, हम बोले कि गलत है ये, हम नहीं मानेंगे, हम उसका विरोध किए हुए थे। और इंदिरा गांधी का क्यों नहीं करेंगे? अगर नीति नहीं अच्छा है, देश हित में नहीं है, गरीब के हित में नहीं है, छात्र के हित में नहीं है, हम तो विरोध करेंगे, 100% करेंगे। हाँ, एक बात है कि इंदिरा गांधी से जो मेरा मतभेद है वो जवाहरलाल नेहरू के मतभेद से बहुत अलग है। जवाहरलाल नेहरू से मेरा नहीं बनता है, क्योंकि जो उनका जो परराष्ट्र नीति रहता है ना, कि विदेश का नीति, वो हमको समझ में नहीं आते रहता है। कभी कभी गलत दे देते रहता है। जैसे तिब्बत का ले लीजिए, चीन का ले लीजिए, हंगरी का ले लीजिए, तो हम उसका विरोध करते हैं। और वो मेरा बात नहीं माने थे। एक बार चीन के मामला में हम बोले हुए थे कि चीन के साथ ऐसा मत करिए, वही हुआ, मेरा बात नहीं माने और चीन जो है ना पलट के वार कर दिया, युद्ध हुआ। फिर वो समझे कि नहीं नहीं नहीं, हम जयप्रकाश का बात मान के बहुत बड़ा गलती किए हैं। तब उनको ये एहसास हुआ कि नहीं, हमको ना जयप्रकाश नारायण का बात मानना चाहिए। तो मेरा ना व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है जवाहरलाल नेहरू से, लेकिन परराष्ट्र का नीति उसका थोड़ा बहुत गलत रहता है दूसरे देश के नीति के लेके, तो हम उसका विरोध करते रहते हैं। इंदिरा गांधी का क्या रहता है? देश के अंदर जो आपको कानून बनाता है, गरीब का भला नहीं करता है, उसको लेके मेरा जो है ना दिल बहुत ज़्यादा दुख में है और हम उसका विरोध करते हैं। इंदिरा गांधी का बात है तो देश के अंदर का, और जवाहरलाल नेहरू जो देश के बाहर का नीति बनाता है, हम उसका विरोध करते हैं। हम तो सबका विरोध करेंगे। आगे अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज़्यादा करप्शन राजनीति में है। वो क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा, जो कि करोड़ों में जाता है। एक तरफ गरीब हटाओ का नारा दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक मनी बढ़ते जा रहा है। इतना पैसा है, सब के सब अनअकाउंटेड मनी है, करोड़ों रुपया है, जिसका कोई हिसाब नहीं है, कोई किताब नहीं है। हम तो बोलते हैं कि चुनाव का इतना खर्चा है ना, नहीं होगा खर्चा, इतना हजारों करोड़ जो खर्चा होते रहता है, नहीं होगा। मेरा कोई बात मानता है? किस तरीके से नहीं होगा? अगर हम लोग गरीब उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, मजदूर उम्मीदवार को खड़ा कर देंगे, किसान उम्मीदवार को खड़ा कर देंगे, गरीब पार्टी से गरीब आदमी को खड़ा करेंगे, तब देखिए कैसे होगा। गरीब के पास तो खुद में पैसा है, तो कहाँ से वो लुटाएगा? वो ईमानदारी से काम करेगा, फिर क्यों करप्शन होगा? नहीं होगा। लेकिन मेरा कोई बात मानता है? नहीं मानता है। आजकल ना प्रेस रिपोर्ट वाला छापता है क्या, जयप्रकाश नारायण चाहते हैं दल विहीन लोकतंत्र। अरे दल विहीन लोकतंत्र जो हम चाहते हैं, चलिए हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए हम चाहते थे, लेकिन दल विहीन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? समझ गए? जैसे कि अभी दो दल है, जैसे कि एक कांग्रेस का हो गया, एक बीजेपी का, लेकिन हम चाहते हैं कि दल विहीन हो। दल विहीन लोकतंत्र से ये होगा कि गरीब आदमी भी जो है खड़ा हो सके, शिक्षित आदमी खड़ा होगा उससे। हम ये चाहते हैं, मेरा ये उद्देश्य है। दल विहीन का मतलब ये नहीं है कि आपके यहाँ कोई दल का खड़ा हो, फिर वो उसके यहाँ कोई दल का हो, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है, दल विहीन का मतलब है कि गरीब से गरीब आदमी खड़ा हो, शिक्षित आदमी खड़ा हो, स्टूडेंट खड़ा हो, ये मेरा मतलब था। मेरा तो छोड़िए, मार्क्सवाद और लेनिनवाद में भी दल विहीन समाज की बात कही गई है, जहाँ राज्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और एक स्वायत्त लोकतांत्रिक समाज बनेगा, एक नया तरह का लोकतांत्रिक समाज बनेगा, जिसमें गरीब राजनेता रहेगा, हर एक का भला होगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, गरीब हो या अमीर हो। एक बात और, वर्तमान आंदोलन में मैंने कहीं पे भी जिक्र नहीं किया है कि दल विहीन लोकतंत्र की बात। हाँ, सबसे पहले हम शुरू टाइम में कहते थे ये, लेकिन लोगों के बीच में ना भ्रम फैलाया जा रहा है कि अभी भी वो चाहते हैं क्या, दल विहीन लोकतंत्र। आगे वो कहते हैं कि आज के टाइम में ना जनता को सिर्फ और सिर्फ वोट देने का अधिकार है, वो भी स्वच्छ और स्वतंत्र नहीं होता है। और दूसरा ये कि वो तो अंकुश भी नहीं उस पर रख सकता है। अगर मान लीजिए कोई जीत गया तो कोई अंकुश नहीं रख सकता उस पर। हम इस दोनों कमी को दूर करना चाहते हैं। वो कैसे दूर होगा? ऐसा नहीं है कि जो नेता पहले साल जीता था उसी को फिर से जिताएंगे, तो वो तो भ्रष्टाचार करना जानता है, वो तो भ्रष्टाचार करेगा ही ना। तो उसके जगह हम शिक्षित आदमी को, गरीब आदमी को नेता बनाएंगे, ताकि भ्रष्टाचार ना हो, ताकि हम उस पर अंकुश रख सकें। और ये जो संघर्ष समिति बनाई जाएगी, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये नहीं रहेगा कि सरकार का विरोध करो,
या जो सत्ता में बैठा हुआ शासन में उसका विरोध करो या मुख्यमंत्री का विरोध करो। इतना तो सब करता हो, उतना ही नहीं काम है। इसका काम रहेगा क्या कि गांव-गांव में फैले अन्याय, भ्रष्टाचार और शोषण के खिलाफ भी लड़ेगी ये। अगर किसी को नहीं पता रहेगा तो उसको हेल्प करेगी। इस तरीके से हम संघर्ष समिति बनाना चाहते हैं। ये समितियां भ्रष्टाचार, बेनामी संपत्ति, फर्जीवाड़ी बंदोबस्त के खिलाफ संघर्ष करेगी। गांव में होने वाले अन्याय को भी ये समिति रोकेगी और इस प्रकार से जनता की या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कायम रहेंगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगी। धन्यवाद।